नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित डेटा को जारी कर दिया गया है। कल शाम यानी कि 14 मार्च को चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट्स पर अपलोड कर दिया है। इसमें पता चला है कि किस पार्टी को सबसे ज़्यादा चंदा मिला है, किस पार्टी को कम मिला है चंदा, और किस कंपनी के द्वारा सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया है। हालांकि जो इलेक्टोरल बॉन्ड योजना है इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया गया है। तो आइए सारे मुद्दे को डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बीजेपी। बीजेपी को सबसे ज़्यादा चंदा मिला है, भारतीय जनता पार्टी को 60 अरब तक चंदा मिला है सबसे ज़्यादा। और कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा चंदा दी है उसका नाम भी मेंशन किया है। भारतीय स्टेट बैंक एकमात्र, एसबीआई एकमात्र बैंक है भारत सरकार का जिसके द्वारा जो इलेक्टोरल बॉन्ड रिलीज करता है। सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई द्वारा अधिकृत बैंक को ही आदेश है कि मतलब वही सिर्फ बेच सकता है। तो इसके द्वारा कहा गया है कि डेटा रिलीज करने के लिए कि आप चुनाव आयोग को, एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डाटा दो और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी वेबसाइट पर इसको रिवील करे कि किस पार्टी को कितना ज़्यादा चंदा मिला है और कौन सी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। क्योंकि आशंका यह लगाई जा रही है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं और बेचते, मतलब देते हैं राजनीतिक दलों को, उसमें काले धन की आमद आ रही है कि काला धन उसमें छुपाया जा सकता है। तो इसलिए इसे रिलीज करने को कहा गया है। हालांकि इन जानकारी को 2 बार में रिलीज किया गया है। पहली बार तो पहला जो पेज निकाला गया है इसमें 336 पन्ना है। 336 पेज की जो पहली लिस्ट है इसमें बताया गया है कि उन कंपनियों के नाम बताया गया है कि जो सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। फिर दूसरा का जब उसका पीडीएफ रिलीज किया गया है तो ये 426 पेज का है, मतलब 426 पेज का है। इसमें यह बताया गया है, राजनीतिक दलों का नाम बताया गया है कि कौन सी राजनीतिक दल को कितना ज़्यादा चंदा मतलब मिला है। तो यह जानकारी 12 अप्रैल 2019 से लेकर अभी तक यानी कि 2024 अभी जो चल रहा है 11 मार्च 2024 तक इसे रिवील करना, मतलब कि इतना तक डेटा देने की जानकारी, मतलब बताया गया कि इतना तक आपको देना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जानकारी देने के लिए बोला था एसबीआई को, 12 मार्च तक बोला था कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड है 12 मार्च तक जो भी इससे संबंधित जानकारी है आप इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दो। और चुनाव आयोग से कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनाव आयोग से कि आप 15 मार्च तक यानी कि 15 मार्च तक शाम तक अपनी वेबसाइट्स पर जितनी भी जानकारी है आप अपलोड कर दो। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये 14 मार्च को यानी गुरुवार कल शाम को ही ये डाटा अपलोड कर दिया है। तो इससे पता चला है कि जो सबसे ज़्यादा चंदा जिसको मिला है 60 अरब तक मिला है, वो मिला है भारतीय जनता पार्टी को। और दूसरे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस है जिसे 16 अरब मिला है। 16 अरब रुपए तक का इलेक्टोरल बॉन्ड इन कैश कराया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो जिस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है वो है फ्यूचर्स गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इसने सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। कुल टोटल बताया जा रहा है कि ये जितने बॉन्ड खरीदे हैं 1368 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। 1368 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है जिसकी कीमत बताया गया है 13.6 अरब यानी 13.6 अरब खरीदने वाली जो फ्यूचर्स एंड गेमिंग एंड होटल सर्विसेज लिमिटेड है इसके द्वारा सबसे ज़्यादा खरीदा गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा चंदा हासिल करने में है। तो इसमें सबसे लिस्ट ऊपर आता है बीजेपी का, फिर तृणमूल कांग्रेस का आता है। तृणमूल कांग्रेस के बाद फिर उसके बाद नंबर आता है अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का जिसने 14 अरब, मतलब बीजेपी पाई 60 अरब, फिर तृणमूल कांग्रेस पाई 16 अरब, फिर उसके बाद कांग्रेस समिति पाई 14 अरब, उसके बाद 12 अरब रुपये मिला है। 12 अरब रुपये मिला है बीजू जनता दल पार्टी की जो एक वहाँ की पार्टी है, उड़ीसा की पार्टी है, उसको मिला है। फिर उसके बाद 5वें 6ठे नंबर पर दक्षिण भारत की पार्टियाँ आती हैं। एक है डीएमके है, फिर उसके बाद वाईएस कांग्रेस है, इसको मिला है। तो मतलब इसी प्रकार से जो सूची है, सूची लंबी है, एक बार नाम पढ़ देता हूँ सूची में सभी पार्टियों के नाम। तेलुगु देशम पार्टी है, शिवसेना है, राष्ट्रीय जनता दल है, आम आदमी पार्टी है, फिर उसका सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है, नेशनल कांग्रेस पार्टी है, जनसेवा पार्टी है, समाजवादी पार्टी, बिहार प्रदेश जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिरोमणि अकाली दल, मतलब ये लिस्ट है।
तो टॉप को याद रखिएगा। और दूसरे स्थान पर चंदा देने वाली कंपनी कौन है? दूसरे स्थान पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है दूसरे स्थान पर, उसका नाम है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हैदराबाद की कंपनी है। दूसरे स्थान पर, यानी कि सबसे ज़्यादा चंदा देने वाले में दूसरे स्थान पर इसका स्थान आता है। इसने जो मेघा इंजीनियरिंग है, ये कितने करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा था? 966 रुपये का, 966 रुपये का, यानी 966 बांड खरीदे थे। ये 966 करोड़ का बांड था। 966 बांड 966 करोड़ रुपए का था। दूसरे स्थान पर इसका नाम आता है। उसके बाद जिन कंपनियों का नाम आता है, क्विक सप्लायर है, चेन प्राइवेट लिमिटेड है, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड है, वेदांता लिमिटेड है, एसएल है इंडस्ट्रीज है, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी है, अब वेंकटेश्वर फूडमार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, मदन लाल लिमिटेड है, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, यशोदा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स, ये सब सारी कंपनियां हैं जिसने उसके बाद खरीदा है। तो ऐसे में अब सवाल उठना शुरू कर दिया है। सवाल यह उठना शुरू कर दिया है जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट्स पर ये जानकारी रिलीज की है, तब से बहुत तेजी से सवाल उठना शुरू कर दिया है। सवाल क्या उठ रहा है? सवाल यह उठ रहा है कि भाई कि एक तरफ से चंदा दो, क्योंकि प्रशांत भूषण है एक वरिष्ठ वकील है, उनके द्वारा यह कहा गया है कि जो मेधा इंजीनियरिंग है वो 100 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है। किसको दिया है? और 1 महीने के अंदर दिया है। और उसे महाराष्ट्र में इसमें बीजेपी अलायंस सरकार है, महाराष्ट्र सरकार ने 14,400 करोड़ रुपए का जो ठेका है या कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट है वो दे दिया गया है। तो इस तरीके से सवाल उठना तेजी से शुरू कर दिया है कि एक हाथ से चंदा दो, दूसरे हाथ से अपना ठेका लो। ये सवाल बहुत तेजी से उठना शुरू कर दिया है। एक यूजर ने यह भी लिखा है एक्स पर कि जो संसद में भाषण दिया गया था नितिन गडकरी जी के तरफ से, तो उन्होंने कहा गया कि जो मेधा इंजीनियरिंग कंपनी है ये जो हैदराबाद में रहती है उसकी सराहना भी की गई कि वो बहुत अच्छा काम कर रही थी। इन सब सारी चीज़ों को जोड़कर देखा जा रहा है कि भाई चंदा दो ठेका लो, चंदा दो ठेका लो। तो इस पूरे मामले को समझते हैं कि पूरे मामले को लेकर विवाद हो रहा था, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर विवाद हो रहा था कि इसके तहत जो काला धन है यानी कि जो ब्लैक मनी है उसकी सप्लाई हो रही है। तो इसको लेकर धरना प्रदर्शन होना शुरू कर दिया था। तो इसी साल 15 फरवरी को ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया है। मतलब बोला कि ये असंवैधानिक है, इसे रद्द कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के साथ। इसके साथ शीर्ष न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को निर्देश दिया है। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इलेक्टोरल बॉन्ड को एकमात्र एसबीआई मतलब कि बैंक है जो अधिकृत कर रही है, जिस ब्रांच को वहीं सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड बेच सकता है। तो निर्देश क्या दिया कि आप 6 मार्च 2024 तक जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड संबंधी जानकारी है आप प्रोवाइड कराओ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। हालांकि इसके द्वारा याचिका दायर की गई थी एसबीआई के द्वारा कि हमें आप जून तक मौका दो, जून 2024 तक, तब हम रिवील करेंगे। हालांकि इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया, कहा नहीं आपको तुरंत देना है। तो हालांकि 11 मार्च को याचिका थी तो ये नहीं माना, तो फिर 12 मार्च को जो एसबीआई है वो अपना डाटा दे दिया किसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आदेश था सुप्रीम कोर्ट का कि आप 15 मार्च को शाम तक आप इस डाटा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करो। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने 14 मार्च शाम को ही अपलोड कर दिया था और बैंक ने कहा था कि 2018 को इसे लेकर अधिसूचना जारी की गई थी। जब अपलोड कर दिया था तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड, तब इस पर सवाल उठना शुरू कर दिया था। सवाल क्या उठ रहा था कि भाई जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये राजनीतिक दलों को वित्तीय धन मतलब कि पैसा प्रोवाइड कराने का जरिया बन गया है और इसमें पारदर्शिता नहीं है। तो भारत सरकार, तो आइए इसको समझ लेते हैं एक बार इलेक्टोरल बॉन्ड को। ये तो रद्द हो गया, इसके बारे में समझते हैं। चंदा भी रिवील हो गया, किस कंपनी ने सबसे ज़्यादा पैसा दिया, किस पार्टी को सबसे ज़्यादा पैसा मिला, ये भी कंफर्म हो गया। अब इलेक्टोरल बॉन्ड को बारे में समझते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड 2017 में आया था। इलेक्टोरल बॉन्ड को 2017 में लाया गया था। 2017 में जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लाया गया था तो इस योजना को 29 जनवरी 2018 तक मतलब कि भारत सरकार के द्वारा इसे लागू कर दिया गया था। तो इसमें ऐसा कोई दाता खरीद सकता था, मतलब कि इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को धन लेने के लिए एक बॉन्ड जारी करता था।
भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई राजनीतिक दलों को मतलब कि पैसा देने के लिए एक बांड रिलीज करता था। तो वो बांड कोई भी खरीद सकता था, एक आम व्यक्ति भी खरीद सकता था और एक आम कंपनी भी, मतलब एक कंपनी भी खरीद सकती थी, एक व्यक्ति भी खरीद सकता था। उस कंपनी का नाम और उस कंपनी जो व्यक्ति है उसका नाम गोपनीय रखा जाता था कि उसने कितना इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और किसको ये इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है। उस राजनीतिक दल का भी नाम गोपनीय रखा जाता था कि उसने कितना इलेक्टोरल बॉन्ड्स को भुनाया है। 15 दिन का डेट रहता था कि 15 दिन के अंदर आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स को भुना लीजिए। तो हालांकि ये बॉन्ड कितने के थे, 1,000 रुपये के थे, 10,000 रुपये के थे, 1,000 रुपये के थे, 10,000 रुपये के थे, फिर 1,00,000 रुपये के थे, 10 लाख रुपये के थे, 1 करोड़ रुपये के थे। ये सब बॉन्ड था। भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड देश में जो राजनीतिक फंडे है उसकी व्यवस्था को साफ सुथरा कर देगी। लेकिन कुछ सालों में ये सवाल बार बार उठना शुरू कर दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने की पहचान गुप्त रखी गई है। जो चंदा देने की पहचान है उसे गुप्त रखी गई, इसलिए काले धन की जो मामला है ये बढ़ सकता है, मतलब काले धन की सप्लाई हो सकती है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। इसकी आलोचना यह भी होना शुरू कर दिया कि यह योजना कारपोरेट घरानों को मदद पहुंचाने के लिए, क्योंकि पैसे दो फिर उसके बाद ठेके लो, कि ये जो मुद्दा गरमाया हुआ है कि मतलब पैसा दो और उसके बाद अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है ये लो, कंपनी चलाओ। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम डिसीजन है। जो राजनीतिक दलों के द्वारा काला धन सप्लाई किया जाता था, फिर कंपनी के द्वारा, और कंपनी और जो राजनीतिक दल है उनके द्वारा जो अलायंस किया जाता था, इसमें आम जनता का जो नुकसान होता था उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम डिसीजन लिया और इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया। और किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना ज़्यादा फंड किया है इसको भी रिवील करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा था। थैंक यू।